Hello guys, welcome back again. This is Tanu and in this video we will start a new chapter that is chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, विद एग्जांपल ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास है ये एक बाल्टी जिसमें यहाँ पर पानी है, वाटर है इसमें, और इस लेवल तक इसका वाटर है, और ऊपर से हमने यहाँ पर एक टैप लगा रखा है जिसमें से ड्रॉप वाइज वाटर नीचे इस बकेट में आ रहा है। ये है यहाँ पर टैप और ये है वाटर का लेवल। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक होल है ये जिसमें से वाटर ड्रॉप वाइज निकल रहा है, यानी जितना वाटर ऊपर से आ रहा है इसके अंदर उतना ही ड्रॉप वाइज वाटर नीचे से निकल के जा रहा है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो सेम रह रहा है। जैसे कि वाटर ऊपर से जब इसमें आ रहा है तो अगर हम देखें तो इसका जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक होल भी है। तो जितना वाटर ड्रॉप वाइज इसमें नीचे की तरफ आ रहा है उतना ही वाटर ड्रॉप वाइज नीचे से निकल के जा रहा है। इस वजह से ये जो वाटर का लेवल है वो क्या है, सेम है, वाटर लेवल सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से पानी का इसमें गिरना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और पानी के यहाँ से निकलना ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी नीचे से निकल करके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पानी का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है यहाँ पर, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। वाटर का लेवल क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, यानी कि वाटर का लेवल यहाँ पर सेम है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, जब इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। जैसे कि यहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ से निकल के जा रहा है, लेकिन इसका जो जितना वाटर यहाँ से आ रहा है उतना ही वाटर यहाँ से निकल के जा रहा है। इस वजह से इसका जो वाटर लेवल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जो जितना वाटर ड्रॉप वाइज गिर रहा है उतना ही वाटर ड्रॉप वाइज निकल रहा है, यानी जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है यहाँ पर उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड है। जितना तेज़ी से ये पानी आ रहा है उतना ही तेज़ी से निकल के जा रहा है। तो मतलब दोनों की जो स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन की जो स्पीड है वो सेम है, दोनों रिएक्शन की स्पीड इक्वल है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड, दोनों रिएक्शन की स्पीड जब सेम होती है तो हम बोलते हैं कि ये हमें क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम मिल गया। यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड जब बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड के इक्वल हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड, जब ये दोनों स्पीड यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है और इस पर इधर से भी फोर्स लग रही है और इधर से भी फोर्स लग रही है, दोनों तरीके से, दोनों साइड से इस पर फोर्स लग रही है। तो जो ये हमारा बॉक्स है वो किस पर है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर हिलना डुलना नहीं हो रहा है इस बॉक्स का। तो इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जबकि ये वाला जो हमारा वाटर वाला जो एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर हिलना डुलना हो रहा है। तो ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होता है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल क्या है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये समझ में आ गया, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तब हमें मिलेगा उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पर जो पानी आ रहा है तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हो रही है फिर पानी निकल के जा रहा है, तो जितना बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड दोनों स्पीड आपस में बराबर हो गई हैं
इस वजह से जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों जो हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी है। जितना स्पीड से पानी गिर रहा है उतना ही स्पीड से पानी नीचे से निकल के जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या है, बराबर। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर होती है, दोनों रिएक्शन की स्पीड जब बराबर हो जाती है तो उस पॉइंट पर मिल जाता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये जस्ट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो डोंट वरी। तो सबसे पहले हमने ये समझा, इसके बाद हम समझते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। देन हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को समझेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसका एग्जाम्पल है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम समझेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, देन हम समझेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, सबसे पहले हम समझेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस इन विच इट्स प्रोडक्ट कैन बी रिकन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, यानी वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके की रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास है N2 और जब ये H2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे हम 3H2 लेंगे, जब N2H2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बनाता है अमोनिया NH3 2NH3। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, पहले सबसे पहले क्या हुआ, N2H2 के साथ रिएक्ट किया और NH3 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये अमोनिया वापस से इसमें चेंज हो जाएगा, यानी ये वापस से डिकम्पोज होकर के N2 और H2 बना लेगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सबसे पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, अब ये जो प्रोडक्ट है वो फिर से इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इस तरीके की रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट इतना कैपेबल है कि प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक होकर के रिएक्टेंट्स को बना देगा। जैसे यहाँ पर N2H2 दोनों आपस में रिएक्ट किए और बना लिया NH3। अब ये NH3 है, ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज होकर के इन दोनों को बना सकता है, यानी ये NH3 डिकम्पोज होकर इन दोनों को बना देगा। तो इसने इसको बना दिया और ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे नोट करेंगे, रिएक्शंस इन विच इट्स प्रोडक्ट कैन बी रिकन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, रिएक्शन इन विच its product can be reconverted back into reactants is known as रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो वापस चेंज हो जाता है रिएक्टेंट में। सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो वापस जब रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या बोली जाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोली जाती हैं। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इनमें दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, यानी इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, इट proceed in both direction, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन होती है। बोथ डायरेक्शन, कौन कौन से डायरेक्शन है, फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था N2 + H2, यानी यहाँ पर N2H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2NH3, यानी NH3 का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हो गई हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले N2H2 आपस में रिएक्ट किए और NH3 बना लिया, तो ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। अब NH3 डिकम्पोज होकर के क्या बना लेगा, इन दोनों को अगेन बना लेगा, तो इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं, दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, बैकवर्ड एज वेल एज
फॉरवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ में आ गई कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, और उसके एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। N2S2 के साथ रिएक्ट किया, NH3 बना, तो ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब ये NH3 बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जब ये NH3 N2 और H2 में कन्वर्ट होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन हुज प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उस तरीके की रिएक्शंस होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से मिला प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है अब वो इस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर रिएक्शन हो गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो विद टाइम इंक्रीज होगी। यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो मतलब बनता जाएगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट पहले कम बनेगा, फिर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विद टाइम। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होगी विद टाइम, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद टाइम। यहाँ पर क्या है कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो विद टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी। पहले रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता जाएगा, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगेगी। जबकि प्रोडक्ट पहले क्या होगा कि पहले तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट फिर पहले थोड़ा बनेगा, फिर और ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बनेगा, तो मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी, जबकि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी। यहाँ पर अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पर देगा ये हमको सॉल्ट एंड वाटर, तो हमें मिलेगा NaCl एंड H2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मिला NaCl और H2O, यहाँ से ये NaCl बन गया और ये H2O, ये यहाँ पर वाटर मिल गया। तो अब ये जो NaCl और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट साइड, अब ये दोबारा से इन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ पर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, रिएक्शंस whose product cannot be converted back into reactants, reaction whose product cannot be converted back to reactants, यानी कि वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उस तरीके की रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस
बोला जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये होती ही नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास NaOH, हमने अभी इसका एग्जाम्पल लिया था NaOH HCl, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। वैसे ही हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। जैसे हमारे पास है ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की PPT मिलेगी जो कि वाइट PPT होगी। यहाँ पर वाइट PPT मिलेगी सिल्वर क्लोराइड की, और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा NaNO3। तो यहाँ पर ये जो वाइट PPT मिली है अब वो वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर PPT मिल गई है। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है जहाँ पर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, हमने समझा इक्विलिब्रियम का जस्ट एग्जांपल अभी देखा था हमने, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का था। देन हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को समझा, उसके बाद हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझा। अब हम समझते हैं फाइनली केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर होती है। यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर होती है तब मिलता है हमें इक्विलिब्रियम। अब जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें बैकवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। तो वहाँ पर हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके की रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, a stage is reached when the forward and backward reaction proceed with the same speed as this stage is known as chemical equilibrium। यानी कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज वेसल में कराया जाता है तो वो स्टेज जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही स्पीड से हो रही होती हैं। यानी कि एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाएगी, यानी दोनों की जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी। तो उस स्टेज को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलेगा, इरिवर्सिबल में नहीं मिलेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होती ही नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। तो आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन में, व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन is carried out इन अ क्लोज्ड वेसल। यहाँ पर क्लोज्ड वेसल लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो वहाँ पर ये पॉइंट नोट कराऊंगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, a stage is reached when forward and backward reaction proceed with the same speed this stage is known as
केमिकल इक्विलिब्रियम। यह है इसकी डेफिनेशन, यानी कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन को एक क्लोज्ड वेसल में कराया जाता है तो वो स्टेज जहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही स्पीड से प्रोसीड करती हैं, दोनों एक ही स्पीड से वहाँ पर होती हैं, दोनों की स्पीड जब सेम हो जाती है तो उस स्टेज को, जिस स्टेज पर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उस स्टेज को बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये है इसकी डेफिनेशन। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हम बनाते हैं इसका एक ग्राफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम। हम इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं विद टाइम। तो यहाँ पर तो है टाइम, और यहाँ से हम लेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो सबसे पहले ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है वो कम होने लगती है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होती है, उसकी रेट कम होने लगती है। वहीं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो वो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही थोड़ी होती है, मतलब बहुत कम होती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज़ होने लगती है। मतलब इस तरीके से जो दोनों की रेट है वो बाद में एक बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये तो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज़ होने लगती है। यहाँ पर ज़्यादा थी और टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज़ होने लगती है। और स्टार्टिंग में जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड इंक्रीज़ होने लगती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। यानी ये वाली जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है, यहाँ पर दोनों की जो रेट है वो क्या है, बराबर हो चुकी है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो वो स्टेज जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, उस स्टेज को, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में, यहाँ पर है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर आकर के इनकी जो रेट है वो क्या हो गई है, बराबर हो गई है। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मिला। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम लास्ट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम 5-6 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग लगानी है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इक्विलिब्रियम है उसको सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही अचीव किया जा सकता है। यानी कि जब रिएक्शन, जैसे कि हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी थी केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, यानी कि क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। तो फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल ओनली, यानी इक्विलिब्रियम को सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही अचीव किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि इक्विलिब्रियम को सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही अचीव किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, यानी इक्विलिब्रियम दोनों में से किसी भी साइड से प्राप्त किया जा सकता है। तो सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, कैन बी अटेन
फ्रॉम आइदर साइड, यानी दोनों में से किसी भी साइड से उसको अटेन किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम को दोनों में से किसी भी साइड से प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। आप अपनी कॉपी पे इनको अच्छे से लिखिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम लिखना है आपको, लिखना है एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी कि मैं अभी आपको समझाती हूँ इसका मतलब। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, देखिए इसका मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका एग्जाम्पल क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो डायनामिक होता है नेचर में। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये आपको पॉइंट क्लियर करना है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन होती रहती है। तो ये थे 3 पॉइंट्स, और मैं आगे आपको लिखाती हूँ। देखिए फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and remains constant, यानी इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट के होने से उसके इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इक्विलिब्रियम पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम रैपिडली, जबकि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को रैपिडली अटेन करने में, उसको अचीव करने में। उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इक्विलिब्रियम is not affected by the presence of catalyst, यानी जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस का इक्विलिब्रियम पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन the equilibrium rapidly। समझ में आ गया आपको इक्विलिब्रियम? ठीक है, लास्ट पॉइंट में है इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम रैपिडली, यानी जो इक्विलिब्रियम है उस पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। सारी बेसिक चीज़ें थी, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक छोटा सा ग्राफ भी हमने बना करके इसको समझा। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।